बहुत सारे लोग पहले के सब्जेक्ट से जुड़े रहे होंगे, कुछ लोग होंगे जो अभी अभी इस सब्जेक्ट से ये स्टार्ट कर रहे हैं। सब्जेक्ट मेरा क्या है? टीओसी, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन। और गेट पॉइंट ऑफ व्यू से बोला जाए या फिर किसी भी जो भी सीएसआईटी के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होता है उसके बारे में जो भी टीओसी का सिलेबस है, ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पर बताया जाएगा, जो भी टीओसी के डोमेन में है, जो कि एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, जो एग्जाम में जहां क्वेश्चंस हाई प्रोबेबिलिटी क्वेश्चंस होता है वो सारे चीजें हम यहाँ पर बताने वाले हैं टीओसी का। अगर गेट पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो अराउंड 10 मार्क्स का वेटेज होगा। अराउंड 10 मार्क्स, कभी 8 हो जाए, कभी 12 हो जाए ऐसा, या 10 हो जाए, रफली अराउंड मान लिया जाए तो 10 मार्क्स हमेशा ही ईच ईयर गेट में आएगा इससे क्वेश्चंस। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर मोर देन 70 आवर्स का सेशन लेंगे केवल इस सब्जेक्ट में, टीओसी में। ठीक है, तो अब टीओसी का मतलब क्या है? सबसे पहले तो जानो थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन का मतलब क्या है, इसका क्या मीनिंग है। इसका जान लो, सिंपल मीनिंग है, ना तो ये प्रोग्रामिंग के बारे में कुछ बता रहा है, ना तो ये प्रोग्रामिंग लिखने के बारे में है, ना तो कोई ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बात कर रहा है। थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन का मतलब क्या है कि कोई मशीन जो हम डिजाइन करेंगे, कोई मशीन जो डिजाइन किया जाएगा, ह्यूमन बीइंग जो डिजाइन कर सकता है, उस मशीन का कैपेबिलिटी के बारे में बताना। मतलब क्या कि अगर कोई मशीन हम डिजाइन कर लिए, कोई मशीन डिजाइन किए, इसका मतलब क्या होता है? मशीन मतलब क्या होता है? कुछ इनपुट लेगा, कुछ मशीन में इनपुट जाएगा और कुछ आउटपुट जाएगा, यही होता है मशीन। मशीन का मतलब यही है। एक मशीन है, मान लो एक गिवन मशीन है, इसमें क्या करेंगे, कुछ इनपुट दिए, कुछ आउटपुट आया मेरा, यही मशीन है। तो ये मशीन क्या क्या काम कर सकता है, क्या क्या काम कर सकता है, क्या क्या काम के लिए हम मशीन को डिजाइन कर सकते हैं, या फिर अगर रफ लैंग्वेज में बात किया जाए तो किसी मशीन का क्या औकात है, क्या औकात है उसका करने का, कुछ भी काम करने का एटमोस्ट क्या औकात हो सकता है, टीओसी डिफाइन करेगा कि एक मशीन क्या काम कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है। ठीक है, तो हम लोग टीओसी के सिलेबस को अभी देखेंगे, उसके बाद में जो भी सिलेबस है, जो भी सिलेबस लिखे हुए हैं, कंप्लीट सिलेबस हम लोग देखेंगे। अभी क्या हम करने वाले हैं, नेक्स्ट 70 आवर्स हम लोग क्या करने वाले हैं, इस सिलेबस के बारे में एक बार जान लेते हैं। उसके बाद एक एक टॉपिक करके हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, एक एक टॉपिक, जितना भी टॉपिक है सबको डिटेल में पढ़ेंगे। और एक और बात याद रखना कि जब स्टार्ट करो पढ़ना यहाँ से, तो कहीं भी कोई भी बुक्स, कोई भी और वीडियो रिक्वायर्ड नहीं है। बस केवल और केवल यहाँ पर जो टीओसी का लेक्चर है कुमना वेडू हब में, जो भी टीओसी का लेक्चर्स है वो देख लो, कंप्लीट है वो गेट के लिए। गेट के लिए मोर देन एनफ है, सफिशिएंट है वो, उससे ज्यादा कुछ चाहिए ही नहीं। कभी मान ले किसी पार्टिकुलर टॉपिक को हम पढ़ा रहे हैं, वहां कुछ डाउट आ रहा है, या तो थोड़ा रिप्ले करके देख लो, थोड़ा रिप्ले करो, समझ में आया, नहीं आया तो आगे की वीडियो देखते जाओ, कहीं ना कहीं वो पॉइंट आगे जाकर क्लियर हो जाएगा। क्योंकि ये सब्जेक्ट क्या है, इंटरकनेक्टेड है। जो हम पहला दिन इंट्रोडक्शन में बताएंगे वो बाद में भी यूज होते जाएगा, हमेशा यूज होगा। इंटरकनेक्टेड सब्जेक्ट है। एक होता है क्या, आइसोलेटेड होता है। जैसे क्या, डीबीएमएस अगर सब्जेक्ट लेते हैं, उसमें क्या है, बहुत सारा पार्ट है जो अपने आप में आइसोलेटेड है। जैसे ट्रांजैक्शन है, ट्रांजैक्शन को हम लोग फंक्शनल डिपेंडेंसी से को रिलेट नहीं कर सकते हैं। फंक्शनल डिपेंडेंसी में जो कुछ पढ़ना है वो हम लोग को ट्रांजैक्शन में नहीं पढ़ना है, वहाँ आइसोलेटेड है टॉपिक्स। लेकिन यहाँ पर क्या है, सबके सब टॉपिक है, स्टार्टिंग से लेकर, इंट्रोडक्शन से लेकर इंड जो हम करेंगे, सबके सब इंटरकनेक्टेड है। तो अगर कोई चीज नहीं समझ में आया है, इसका मतलब क्या है कि इन फ्यूचर वो कभी ना कभी फिर से रिपीट होगा टॉपिक, और वहां पर क्लियर हो जाएगा। इसलिए कंप्लीट लेक्चर देखो, और इसके बाद लेक्चर देख लो, इसके बाद में क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लो, कुछ टेस्ट सीरीज दे लो, सफिशिएंट हो गया। गेट में बहुत अच्छा मार्क्स आएगा, बहुत अच्छा मार्क्स आएगा। ठीक है, बाकी कुछ भी ये सब चीज पर नहीं जाओ, क्या डेकोरेटेड वे में बताया गया, नहीं बताया गया। मेरा 100% एश्योरिटी है कि जो टॉपिक हम यहाँ पढ़ा लेंगे वो टॉपिक कभी नहीं भूलोगे, वो टॉपिक एकदम 100% समझ में आएगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी बनेगा। कि जो भी कंटेंट्स बताने वाले हैं, किसी भी एक पर्टिकुलर बुक में अगर उठाकर देखोगे, हो सकता है हम जो बताए कुछ ऐसा टॉपिक किसी बुक में मिल जाए जो यहाँ पर हम नहीं कवर किए हो। क्यों? क्योंकि बुक है जो रिसर्च पर्पस के लिए बनाया गया है, बुक्स है जो रिसर्च पर्पस के लिए बनाया गया है। हम लोग को यहाँ पर रिसर्च नहीं करना है टीओसी में,
हम लोग का पर्पस क्या है, इतना सफिशिएंट वे में हम लोग पढ़ाई कर लें टीओसी का कि जो 10 मार्क्स जो गेट में आने वाला है, इस 10 मार्क्स को हम स्कोर कर लें। यह पर्पस ये है, ठीक है। तो बुक्स में हो सकता है एक्स्ट्रा रहे, किसी भी पार्टिकुलर बुक्स में अगर जाओगे, 4 अलग अलग अगर बुक ले लोगे, इस 4 बुक को पढ़ने में अराउंड 300 आवर्स अगर लग जाए, ठीक है, उस काम को हम लोग 70 आवर्स में यहाँ कर लेंगे कंप्लीट। क्योंकि पर्पस क्या है, गेट में जो क्वेश्चन, जहां से हाई प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन है जो भी टॉपिक से, उस टॉपिक को अच्छे से डिटेल्स में बताना, जो भी वेरिएशन पॉसिबल है। एक क्वेश्चन लेंगे, उसमें जितना भी वेरिएशन पॉसिबल होगा सारा कुछ हम यहाँ बताएंगे, ठीक है। तो करना यही है कि जो भी वीडियो लेक्चर है ये स्टार्टिंग से एंड तक देखो। पैरेलल में क्या है, टॉपिक जब हम पढ़ रहे हैं उस टॉपिक का क्वेश्चंस को भी सॉल्व करो, और टेस्ट सीरीज कहीं से, कोई किसी भी अच्छे कोचिंग से, हम लोग भी स्टार्ट करने वाले हैं इन फ्यूचर टेस्ट सीरीज, अभी तक नहीं स्टार्ट हुआ है, लेकिन टेस्ट सीरीज पैरेलल में देना, क्योंकि उससे क्या है, स्पीड और एक्यूरेसी दोनों अच्छा होते जाएगा, ठीक है। तो अब आते हैं कि पहला पार्ट जो हम लोग का होगा वो इंट्रोडक्शन देखेंगे। मतलब क्या, टीओसी के बारे में बहुत सारा ऐसा चीज है, ऐसा डिटेल्स है टीओसी के बारे में जो हमेशा यूज होगा, ठीक है। तो एक इंट्रोडक्शन हम लोग देखेंगे, बेसिक इंट्रोडक्शन, जो भी बेसिक टर्म्स जो होता है उसके बारे में देखेंगे। उसके बाद में क्या है, बेसिक्स है, बहुत सारा चीज ऐसा रहेगा, कुछ आइडेंटिटीज हो गया या कुछ और टीओसी के बारे में कि क्या क्या इसमें पढ़ना है, मशीन कैसा कैसा होता है उसके बारे में देखेंगे, लैंग्वेज कैसा कैसा होता है, सब लैंग्वेज के बारे में देखेंगे। जो भी बेसिक डिटेल्स है सब कुछ यहाँ पर हम लोग कवर कर लेंगे, ठीक है। ये दोनों मिलाकर ईच एंड एवरी एग्जाम में जो भी गेट का पेपर ले लो, कम से कम 2 मार्क्स क्वेश्चन यहां से कैरी करेगा ही करेगा, 2 मार्क्स आएगा ही आएगा, डायरेक्टली आ जाए इनडायरेक्टली आ जाए, लेकिन आएगा यहां से, ठीक है। इसलिए इसको मिस नहीं करना कि बेसिक है छोड़ दो, ऐसा नहीं छोड़ना है। ये नहीं सोचना कि अच्छा बेसिक है तो ठीक है, बेसिक को छोड़कर आगे बढ़ते हैं, बेसिक को छोड़कर आगे मत बढ़ जाना, क्योंकि इसको छोड़कर जैसे ही आगे बढ़ जाओगे यहां पर कहीं ना कहीं ट्रैप में फंसोगे। फिर ये कोई ऐसा चीज है जो नहीं समझ में आ रहा है। क्यों नहीं समझ में आ रहा है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर उस चीज को एक्सप्लेन नहीं किया गया था, इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पर दिया गया था। इसलिए पहले छोटा छोटा चीज जितना भी है टीओसी में यूज करने वाले हैं, सब चीज को यहाँ पर हम कवर कर लेंगे। उसके बाद हम लोग अपने लैंग्वेज पढ़ाएंगे, ठीक है। तो बेसिक कवर करने के बाद लैंग्वेज पढ़ाएंगे। फिर क्या है, सबसे पहला लैंग्वेज हम देखेंगे जो क्या है, रेगुलर लैंग्वेज एंड फाइनाइट ऑटोमेटा। इसका मतलब क्या हो गया कि रेगुलर लैंग्वेज है जिसके लिए मशीन जो बनता है, जो मशीन बनता है रेगुलर लैंग्वेज का, उसको बोलते हैं फाइनाइट ऑटोमेटा, उस मशीन को बोलते हैं। तो ये मशीन के बारे में जानेंगे क्या भाई, ये मशीन कितने टाइप का होता है। ये मशीन 2 टाइप का रहेगा, या तो डीएफए रहेगा या तो एनएफए रहेगा। तो डीएफए और एनएफए में क्या डिफरेंस है, कैसे डीएफए बना है, एनएफए कैसे डिजाइन हुआ है, इसके बारे में डीएफए एनएफए थ्योरी में हम लोग कवर करेंगे। डीएफए एनएफए थ्योरी में इसके बारे में सारा डिटेल हम लोग कवर कर लेंगे। फिर क्या है, जो मशीन हम डिजाइन किए हैं, जो डीएफए बना था, तो लैंग्वेज से कैसे हम लोग मशीन बनाए थे, लैंग्वेज से हम लोग मशीन कैसे बनाए थे, ये यहाँ पर हम लोग एफए डिजाइनिंग में देखेंगे। इसके साथ में पैरेलल में एक और चीज क्या देखेंगे कि रेगुलर एक्सप्रेशन। रेगुलर लैंग्वेज के लिए एक रेगुलर एक्सप्रेशन भी होता है, ठीक है। इसको भी हम कोरिलेट करेंगे, लैंग्वेज से भी कोरिलेट कर लेंगे और मशीन से भी कोरिलेट कर लेंगे, ठीक है। साथ में यहां देख लेंगे तो ये डिजाइनिंग पार्ट एफिट बहुत सारा मशीन्स बनाएंगे, जो भी पॉसिबल वेरिएशंस है लैंग्वेज का, सारे वेरिएशन के लिए हम लोग यहाँ मशीन को डिजाइन करेंगे, ठीक है। इसके बाद में क्या है, रेगुलर एक्सप्रेशन लिखने के लिए तो यहाँ जो आरई सीखे हैं बहुत सारे लैंग्वेज के लिए, अब क्या है कि और भी एक्स्ट्रा मशीन लेकर उसका आरई हम लोग सीखेंगे। उसके लिए आरई लिखना कैसे है वो सीखेंगे। लैंग्वेज भी बीच में रहेगा, लैंग्वेज का भी रहेगा कि मशीन, लैंग्वेज और आरई तीनों का एक रिलेशन और बन जाए, ठीक है। ये तीनों से ही क्वेश्चन आता है, ठीक है। कोई एक दिया हुआ है तो लैंग्वेज लिखो और आरई लिखो, या आरई दिया हुआ है तो लैंग्वेज लिख लो या मशीन बना लो, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आएगा, ये भी हम लोग कवर करेंगे। इसके बाद में क्या, रेगुलर ग्रामर। सिंपल जानो, कोई लैंग्वेज है तो ग्रामर भी तो होगा उसका। जैसे इंग्लिश लैंग्वेज है, इंग्लिश लैंग्वेज बना कैसे है, ग्रामर भी इसका है, किस तरीके से लैंग्वेज को लिखना है, ग्रामर भी है। बस वही चीज है कि ये जो लैंग्वेज जो डायरेक्टली यहां बताए थे, ये लैंग्वेज डिजाइन कैसे हुआ था, किस तरीके से डिजाइन किया गया था, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, और रेगुलर लैंग्वेज को
रेगुलर लैंग्वेज के लिए जो ग्रामर होगा क्या बनेगा, रेगुलर ग्रामर रहेगा। ठीक है, रेगुलर लैंग्वेज का ग्रामर को हम लोग क्या बोलेंगे, रेगुलर ग्रामर। इसके बारे में डिटेल में देखेंगे कि ग्रामर से हम लोग मशीन कैसे बना सकते हैं, इससे हम लोग लैंग्वेज कैसे सीख सकते हैं, और लैंग्वेज और मशीन। इसके साथ में आरी भी देख लेंगे साथ में। यहाँ पर मतलब क्या है, ग्रामर, लैंग्वेज, मशीन, आरी, चारों चीजें यहाँ देखेंगे। देखो एक एक करके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। क्या कर रहे हैं, सबसे पहले लैंग्वेज के बारे में सीखे, लैंग्वेज क्या है भाई। फिर देखे क्या कि इससे मशीन कैसे बनता है, क्या क्या टाइप ऑफ मशीन है, मशीन का डिजाइनिंग हम सीख लिए, साथ में आरी लिखना सीख लिए, फिर और आरी का हम प्रैक्टिस कर लिए हैं। उसके बाद में रेगुलर ग्रामर आ गया। तो ग्रामर, लैंग्वेज, मशीन, आरी, चारों को एक साथ में कोरिलेट कर लिए। कोरिलेट करना ही सबसे सही तरीका है पढ़ाई का। पढ़ाई कर रहे हो कोई भी चीज, कोई भी टॉपिक रहे, उसको अपने प्रीवियस नॉलेज से जैसे ही कोरिलेट कर लोगे। अगर मान लो सिंपल देखो, एक नेटवर्क है इस तरीके से, एक ऐसा नेटवर्क है, इस नेटवर्क में मान लो कुछ मिसिंग हो जाए, एक डॉट को पता किया जा सकता है। ठीक है, मान लो एक लिंक टूट गया, ये लिंक टूट गया, तो क्या है भाई, यहां से हम यहां चले आएंगे, फिर से लिंक ऐड कर लेंगे। देखिए मान लो एक डॉट को केवल याद रखना, ये टफ होता है, ये टफ है। ठीक है, तो यही काम कर रहे हैं कि बहुत सारे डॉट को कनेक्ट किया जा रहा है, कनेक्ट कर रहे हैं सारे डॉट को, कि लैंग्वेज क्या है, ग्रामर कैसे है, उसका मशीन कैसा है, उससे आदि कैसे लिख रहे हैं। ठीक है, ये सब चीज देख रहे हैं। उसके बाद क्या है, कुछ एल्गोरिदम है रेगुलर लैंग्वेज में ही। क्या काम होता है ये एल्गोरिदम का, इसका काम क्या है, एनएफए से डीएफए कन्वर्ट करने के लिए काम करता है एल्गो। एनएफए से डीएफए कन्वर्ट कैसे करेंगे, यहां पर देखें क्या एनएफए डीएफए है क्या। ठीक है, बाकी थ्योरी देख लिया। उसके बाद में एनएफए से डीएफए में कन्वर्सन कैसा होगा, डीएफए से मिनिमल डीएफए में कैसा कन्वर्सन होगा। ठीक है, डीएफए और मिनिमल में क्या डिफरेंस है, क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं, एनएफए से डीएफए में क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं, क्या डिफरेंस है, डिफरेंस पहले जाना हुआ है। ठीक है, फिर से यहां पर देखेंगे क्या कि एनएफए में से डीएफए हम कैसे लेकर जा रहे हैं, डीएफए से मिनिमल डीएफए हम कैसे बना रहे हैं। एनएफए ये नल है, एप्सिलॉन जो लिखा हुआ है ये है नल, मतलब एनएफए जिसमें नल मूव्स रहे। नल मूव्स होता है, क्या होता है, यही सब चीज बेसिक्स में बताएंगे। नल मूव्स क्या होता है, ये सब चीज बेसिक में बताएंगे। इसलिए बोल रहे हैं बेसिक बहुत ही जरूरी है। जो आगे करने वाले हैं इस बेसिक का यूज ही करने वाले हैं, इसलिए पहले बेसिक के फॉर्मेट में एक अच्छे से कंटेंट्स हम बना दिए हैं कि जो भी यूज करने वाले हैं, जो बेसिक जरूरी है पूरे टीओसी के लिए, ये बेसिक यहाँ पर हम पहले ही पढ़ा लिए। ठीक है, क्योंकि जब मेन टॉपिक आ जाए वहां पर वो चीज को रिपीट नहीं करना रहे। ठीक है, ये देख लिए। तो यहाँ पर क्या है, नल मूव वाला जो एनएफए होगा, जिसमें नल मूव होगा, उसको विदाउट नल मूव, एनएफए विदाउट नल बोल सकते हैं इसको। क्या विदाउट नल मूव वाले में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, इसके बाद क्या है, रेगुलर एंड नॉन रेगुलर डिटेक्शन। मतलब क्या है कि कौन सा लैंग्वेज रेगुलर है, कौन सा नहीं है रेगुलर, ये पता करने के लिए कुछ मेथड है, एक गाइडलाइन मेथड है। ठीक है, जिससे देखकर हम लोग, गाइडलाइन मेथड है, कुछ पर्टिकुलर सेट ऑफ गाइडलाइंस रहेगा जिससे देखकर हम लोग समझ सकते हैं कि ये रेगुलर है या नॉन रेगुलर है। ठीक है, उसके बाद में आएगा क्या, उसके बाद में क्या आएगा, एक पंपिंग लेमा आएगा। ये क्या बताएगा, इससे हम चेक करेंगे कि कोई लैंग्वेज रेगुलर है या नहीं है, कोई लैंग्वेज रेगुलर है या नहीं है, इस पंपिंग लेमा से चेक करेंगे। इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, जब टॉपिक पर आएंगे वहां डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हम बता रहे हैं क्या क्या सिलेबस कवर करने वाले हैं, अभी बस हम सिलेबस के टॉपिक्स को बता रहे हैं, क्या क्या हम कवर करने वाले हैं टीओसी में। ठीक है, इसके बाद एक और आया क्या, माइहिल-नेरोड थ्योरम। माइहिल-नेरोड थ्योरम ये भी आएगा, इससे हम लोग रेगुलर और नॉन रेगुलर को पहचानते हैं। ठीक है, ये तीनों मेथड हम लोग देख लें, गाइडलाइन मेथड कैसे है, रेगुलर नॉन रेगुलर कैसे पहचानेंगे। उसके बाद में क्या है, क्लोजर एंड, अच्छा क्लोजर, एक सेकेंड, क्लोजर एंड डिसाइडेबिलिटी। ये क्या है, क्लोजर एंड डिसाइडेबिलिटी। मतलब क्या, क्लोजर का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो इंटेजर में इंटेजर को ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, इंटेजर ही बनेगा, इंटेजर ही बनेगा। कोई इंटेजर को ऐड किए तो इसको बोलेंगे कि इंटेजर है जो एडिशन के लिए क्लोज्ड है। मतलब क्या, दो इंटेजर को कर रहा है तो इंटेजर ही बन रहा है, इसको क्लोज्ड है। ठीक है, नहीं क्लोज होने का मतलब क्या है कि दो जैसा टर्म को हम ऐड कर रहे हैं, जो आउटपुट मिल रहा है सेम पिछले जैसा नहीं है।
जैसे डिवीजन कर लो, इंटीजर में इंटीजर से डिवीजन कर लो, इंटीजर नहीं आएगा। 3/2, 3 इंटीजर है, 2 इंटीजर है, 3/2 की फ्रैक्शन आ गया। ठीक है, तो ये चीज यहां पर हम लोग देखें। क्लोजर क्या है? डिसाइडेबिलिटी, मतलब क्या क्या चीज हम डिसाइड कर सकते हैं, क्या क्या चीज हम डिसाइड कर सकते हैं, क्या पॉसिबल है टीओसी के लिए। इस सब्जेक्ट में जो हम पढ़ने वाले हैं बहुत सारी लैंग्वेज रहेगा, मशीन है, आदि है, ग्रामर है, इसमें क्या क्या चीज डिसाइडेबल होता है। जैसे कि मान लो 2 ग्रामर है, एक G1 ग्रामर है, एक G2 ग्रामर है, ये दोनों इक्वल है या नहीं, कैसे डिसाइड करेंगे? डिसाइड कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। 2 आदि है, 2 आदि इक्वल है या नहीं, डिसाइड कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। कर सकते हैं तो कैसे डिसाइड करेंगे? ठीक है, 2 लैंग्वेज है, दोनों सेम है या नहीं, कैसे डिसाइड करेंगे? ये सब क्या है? डिसाइडेबिलिटी के अंदर में आ गया। ठीक है, तो डिसाइडेबिलिटी यहां पर देख लेंगे। इसके बाद क्या है? एप्लीकेशन, लिमिटेशन एंड वेरिएशंस ऑफ फाइनाइट ऑटोमेटा। मतलब क्या है? जो मशीन यहां पर हम देखे हैं, अब तक जो देखे हैं, अब तक क्या देखे हैं? फाइनाइट ऑटोमेटा मशीन देखे हैं, डीएफए और एनएफए। क्या है डीएफए? मतलब क्या हो गया? डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। एनएफए मतलब नॉन डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। ठीक है, क्या डीएफए है, एनएफए है, हम लोग मेन टॉपिक में जब आएंगे तब वहां देखेंगे। तो इसके बारे में ही क्या है कि इसका क्या क्या एप्लीकेशन है, डीएफए का क्या एप्लीकेशन है, एनएफए का क्या एप्लीकेशन है, इसका लिमिटेशंस क्या क्या है, क्या क्या लिमिटेशन है भाई। एप्लीकेशन, कोई मशीन है, मशीन का लिमिटेशन तो होगा ही, क्या काम वो कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है। और एक्चुअली टीओसी में हम लोग यही तो देखने वाले हैं, मशीन्स के लिमिटेशंस को ही देखने वाले हैं, लिमिटेशंस को ही देख रहे हैं इनडायरेक्टली। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर रेगुलर लैंग्वेज का जो मशीन है फाइनाइट ऑटोमेटा, इसके लिमिटेशंस को देखेंगे यहाँ पर। ठीक है, एप्लीकेशन पार्ट देखें, कहाँ कहाँ एप्लीकेशन कर सकते हैं, क्या क्या एप्लीकेशन है, लिमिटेशंस क्या क्या है, और वेरिएशन क्या क्या है, क्या क्या टाइप का एफए हो सकता है, क्या क्या वेरिएशन है, कैसा कैसा एफए एग्जिस्ट करता है। ठीक है, इसके वेरिएशंस को हम लोग देखेंगे। इसके बाद में क्या है? ट्रांसड्यूसर्स। ट्रांसड्यूसर्स का सिंपल मतलब जानो, मीनिंग क्या है इसका। ट्रांसड्यूसर का मीनिंग क्या है कि एक मशीन है जो कुछ इनपुट ले रहा है और आउटपुट दे रहा है, यही ट्रांसड्यूसर है। कुछ इनपुट लेकर कुछ आउटपुट दे दे। ठीक है, इसको बोलते हैं ट्रांसड्यूसर। इसके बारे में देखिए, ट्रांसड्यूसर के बारे में कुछ थ्योरी पढ़ेंगे, थ्योरी क्या है नहीं है कैसे देखेंगे। इसके बाद में मशीन्स को हम देखेंगे, क्या इनपुट टू आउटपुट कैसे आ रहा है, मशीन एक फंक्शन के फॉर्म में क्या है। फंक्शन अगर m इक्वल टू एफ एक्स है, मतलब क्या है? एक्स है जहां से हम क्या दे सकते हैं? इनपुट दे सकते हैं, और इसका m का जो वैल्यू आया क्या दे रहा है? आउटपुट दे रहा है। यही तो होता है y इक्वल टू एक्स। जब हम इक्वेशन लिखते हैं y इक्वल टू एक्स लिखते हैं, मतलब क्या है? x इनपुट रहता है, y मेरा आउटपुट होता है। यही होता है ना नंबर लाइन पर, ऐसे कार्टेशियन प्लेन में ही देखते हैं ना कि x इनपुट है तो यहाँ पर है, जो y कहाँ है तो यहाँ है भाई। ठीक है, तो यही मेरा आउटपुट बन गया, यही देखते हैं। ठीक है, फंक्शन के फॉर्म में देख रहे हैं। ठीक है, तो m इक्वल टू एफ एक्स ये फंक्शन है, इनपुट टू आउटपुट रिलेशन का। इसके बाद क्या है? 2 टाइप का मशीन जो यहाँ एग्जिस्ट करेगा ट्रांसड्यूसर में, 2 टाइप का मशीन जो एग्जिस्ट करता है, एक मिली मशीन, एक मूरे मशीन। ठीक है, 2 मशीन एग्जिस्ट करता है यहाँ पर ट्रांसड्यूसर के लिए। इसमें क्या देखेंगे कि मिली मशीन से पहले जानेंगे मिली मशीन क्या है और मूरे मशीन क्या है, यहाँ पर ही जान लेंगे जब मशीन्स के आएगा तो। ठीक है, इनपुट आउटपुट मशीन जब आएगा यहाँ पर हम मिली मशीन और मूरे मशीन दोनों ही जान लेंगे। फिर इसके बाद में क्या करेंगे? मिली मशीन को कैसे मूरे मशीन में कन्वर्ट करते हैं, नंबर ऑफ स्टेट्स यहाँ कितना रहने पर यहाँ कितना स्टेट हो रहा है, ये सारी चीज को एनालाइज करेंगे। उसके बाद मूरे मशीन को मिली मशीन में कन्वर्ट करेंगे, एक मशीन को दूसरे मशीन में कन्वर्ट करना। ठीक है, ये दोनों साइड से हम लोग देखें कि मिली टू मूरे भी, मूरे टू मिली भी, दोनों चीज हम लोग यहाँ मशीन को कन्वर्ट करके देखेंगे। इसके बाद में क्या आएगा? इसके बाद में एक लैंग्वेज आता है क्या? डीसीएफएल। डीसीएफएल, इसके मशीन का नाम है डीपीडीए। मतलब क्या हो गया? डिटरमिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा। ठीक है, पीडीए मतलब क्या हो गया? पीडीए का मीनिंग होता है पुश डाउन ऑटोमेटा। ठीक है, डी है पहले, मतलब कि डिटरमिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा हो गया। ठीक है, एनपीडीए रहा, एनपीडीए को डायरेक्टली हम लोग पीडीए से ही लिख लेते हैं। अगर डीपीडीए है तो डीपीडीए, डिटरमिनिस्टिक है तो डीपीडीए लिखते हैं। ठीक है, एक किसके लिए है? डीसीएफएल के लिए है। सीएफएल मतलब क्या हो गया? कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज। जैसे यहाँ रेगुलर लैंग्वेज है, वैसे ही कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज है। ठीक है, अगर ब्रॉड वे में देखा जाए तो लैंग्वेज कैसा है एक्चुअली हम लोग का? रेगुलर लैंग्वेज यहाँ आ गया, इसके बाहर में
DCFL आ गया, इसके बाहर में CFL आ गया, इसके बाहर में CSL आ गया, इसके बाहर में REC आ गया और इसके बाहर में RE आ गया। यही लैंग्वेज का हायरार्की है हम लोग का। ठीक है, सबसे छोटा क्या है, सबसे छोटा सेट क्या है, रेगुलर लैंग्वेज है। किसके अंडर में है, DCFL के अंदर में है। मतलब क्या है कि कुछ DCFL है जो रेगुलर भी होगा, बहुत सारा DCFL रेगुलर नहीं होगा। यही मीनिंग हो गया। CFL है जो इसके बाहर है, मतलब क्या है, CFL में कुछ CFL रेगुलर भी होगा, कुछ CFL DCFL है, कुछ CFL केवल CFL है। ठीक है, सेम वैसे CSL के लेंगे तो क्या मीनिंग क्या है, ये देखो, ये हो गया रेगुलर लैंग्वेज, DCFL मतलब डिटरमिनिस्टिक कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज, ये हो गया कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज, CSL मतलब कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज, REC मतलब रिकर्सिव लैंग्वेज, RE मतलब रिकर्सिवली इनेमेरेबल लैंग्वेज। यही सेट ऑफ लैंग्वेज हम लोग टोटल, यही सेट ऑफ लैंग्वेज है जो टोटल हम लोग TOC में पढ़ने वाले हैं। सारे लैंग्वेज को हम लोग देखेंगे। ठीक है, ये स्टार्ट कहां से किए हैं, रेगुलर से स्टार्ट किए, फिर DCFL पर आए, फिर CFL देखेंगे, फिर CSL देखेंगे, फिर रिकर्सिव देखेंगे, फिर रिकर्सिवली इनेमेरेबल देखेंगे। सारे लैंग्वेज को हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ हम लोग DCFL देखेंगे और इसका जो मशीन बनता है, किस टाइप से कैसा मशीन होता है, मतलब क्या, लैंग्वेज टू मशीन या फिर मशीन टू लैंग्वेज, लैंग्वेज टू मशीन, मशीन टू लैंग्वेज, दोनों चीज यहाँ पर हम सीखेंगे DCFL में। ठीक है, एक और चीज बता रहे हैं क्या कि यहाँ पर जो RE हम लिख रहे थे, लैंग्वेज से मशीन, मशीन टू लैंग्वेज देखकर फिर RE भी साथ में देखें, यहाँ पर RE क्यों नहीं आया, क्योंकि जो RE मतलब क्या है, रेगुलर एक्सप्रेशन। RE मतलब क्या है, रेगुलर एक्सप्रेशन। रेगुलर एक्सप्रेशन केवल और केवल रेगुलर लैंग्वेज के लिए ही होता है। ठीक है, किसी और लैंग्वेज के लिए नहीं पॉसिबल है। ठीक है, तो यहां पर क्या देखेंगे कि DCFL और DPDA में क्या रिलेशन है, लैंग्वेज से मशीन, मशीन टू लैंग्वेज हम लोग देखेंगे। सेम इस तरीके से ही CFL का भी देखेंगे, PDA है, CFL लैंग्वेज देखेंगे और मशीन को देखेंगे। इसमें क्या है, कुछ स्टैंडर्ड CFL है। ठीक है, इसके लिए लैंग्वेज टू ग्रामर, ग्रामर टू लैंग्वेज हम लोग देख लिए। तो एम्बिग्यूटी एंड डेरिवेशन, एम्बिग्यूटी का मतलब क्या होता है, एम्बिगियस मतलब क्या होता है, सिंपल जान लो, एम्बिगियस मतलब क्या होता है, कंफ्यूजन क्रिएट करना, कंफ्यूजन क्रिएट करना। तो एम्बिग्यूटी क्या है, एम्बिगियस लैंग्वेज किसको बोलते हैं, जब ये बेसिक हम बता रहे होंगे, यहाँ पर जब बेसिक बता रहे होंगे तो यहाँ पर ही एम्बिग्यूटी के बारे में हम बता देंगे। इसलिए बोल रहे हैं बार बार कि बेसिक बहुत ही जरूरी है। और अब तक जितना भी सब्जेक्ट हुआ है, सबसे लॉन्ग, सबसे लंबा अगर लेक्चर बताया जाए बेसिक के लिए तो TOC में हुआ है, क्योंकि TOC में बहुत सारा ऐसा टर्म है। हम चाह रहे थे क्या कि पहले ही बेसिक में कवर कर लेते हैं, बाद में डायरेक्टली लैंग्वेज पर हम आ जाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए क्या है कि एम्बिग्यूटी क्या है, नहीं है, इसके बारे में हम लोग देख लेंगे। यहाँ पर भी यूज करेंगे कि क्या एम्बिग्यूटी है, CFL कैसे एम्बिगियस होता है, नहीं होता, ये चीज देखेंगे। क्या क्या डेरिवेशंस इसमें है, डेरिवेशंस पार्ट को भी हम लोग देखेंगे। इसके बाद में क्या है, मेंबरशिप एल्गोरिथम, मेंबरशिप एल्गोरिथम एक है, इस एल्गोरिथम को भी हम लोग देखेंगे। कुछ और एल्गोरिथम, एल्गोरिथम इन CFL, सॉरी CFN है, CFL कर लो, एल्गोरिथम इन CFL, इसमें और भी कुछ कुछ एल्गोरिथम है। सारे मेंबरशिप एल्गोरिथम क्या है और कुछ और एल्गोरिथम क्या है CFL में, वो सब चीज यहाँ हम लोग देखेंगे। और पैरेलल में क्या करेंगे, लास्ट में PDA प्रोग्रामिंग। PDA प्रोग्रामिंग मतलब क्या, CFL से जो मशीन बना है, इस लैंग्वेज से मशीन कैसे बना और मशीन से लैंग्वेज कैसे लिख सकते हैं, दोनों चीज को सीखेंगे। जो भी लैंग्वेज है, जो भी लैंग्वेज यहाँ पढ़ने वाले हैं, जितना भी लैंग्वेज है, सबके लिए लैंग्वेज से मशीन, मशीन टू लैंग्वेज आना चाहिए। अगर ये पार्ट क्लियर है, लैंग्वेज टू मशीन, मशीन टू लैंग्वेज, साथ में ग्रामर का कंसेप्ट अगर क्लियर है, मतलब कि TOC कंप्लीट हो गया। अब ये कंप्लीट करने के लिए टोटल यहाँ से सारा लेक्चर इसी सीक्वेंस में देखना होगा, क्योंकि यहाँ क्या है, रेगुलर देखोगे तभी यहाँ पर DCFL समझ में आएगा। ऐसा नहीं है कि पहले ये पढ़ लिए फिर बाद में ये पढ़ लिए, ऐसा नहीं है। तो क्या है, इंटरकनेक्टेड चीज है, बहुत सारा इसमें टॉपिक्स क्या है, इंटरकनेक्टेड है। एक बार स्टार्टिंग में यहाँ आता है, बेसिक फॉर्म में आता है, उसी को थोड़ा सा एक्स्ट्रा वेरिएशन करते हैं तो इस टाइप का लैंग्वेज बनता है। यही तो है। रेगुलर में क्या है, कुछ फ्रीडम जब हम देंगे तो बाहर आ जाएगा, तो DCFL बन गया। DCFL में थोड़ा और फ्रीडम दिए तो CFL बन गया, थोड़ा और फ्रीडम दिए तो CSL बन गया, थोड़ा और फ्रीडम दिए तो रिकर्सिव बन गया, थोड़ा और फ्रीडम दिए तो RE बन गया। फ्रीडम ही तो दे रहे हैं। मतलब क्या है
कि सबसे ज्यादा रेस्ट्रिक्शन जो होगा रेगुलर में होगा, इससे कम रेस्ट्रिक्शन DCFL, फिर और कम रेस्ट्रिक्शन CFL, और कम रेस्ट्रिक्शन CSL, REC, इस टाइप से जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर देख लेंगे कि कैसा PDA प्रोग्रामिंग होता है, किस तरीके से मशीन हम लोग बनाते हैं, मशीन टू लैंग्वेज कैसा होता है, ये हम लोग CFL के लिए कंप्लीट हम लोग देख लेंगे। यहाँ पर सेम है DCFL भी है, DCFL के लिए देखेंगे डिटर्मिनिस्टिक है, सेम ही है, CFL का ही एक पार्ट है ना, जैसे यहाँ पर DFA NFA देखे हैं। ठीक है, तो DFA के बारे में सब चीज देखे थे यहाँ पर ना, NFA के बारे में भी देखिए, पैरेलल में NFA भी क्लियर करते चल रहे थे हम लोग। बस वही चीज यहाँ भी है कि CFL और DCFL में क्या डिफरेंस है, क्यों CFL अलग है DCFL से, मतलब क्या कि बहुत सारा CFL है जो DCFL क्यों नहीं होगा, वो सब चीज यहाँ हम देख लेंगे। ठीक है, उसके बाद में एक लैंग्वेज क्या आएगा, CSL आया, क्या है, कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज। क्या है, कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज है। अच्छा, कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव है, सॉरी फ्री है, CFL है, कॉन्टेक्स्ट फ्री है, ये क्या है, सेंसिटिव लैंग्वेज, कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज, ये क्या है, कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज है। ठीक है, इसके बाद में आएंगे हम लोग इस लैंग्वेज के बारे में अच्छे से देखें, कैसा मशीन हुआ, क्या लैंग्वेज हुआ, क्या डिफरेंस है, CFL और CSL में क्या डिफरेंस था, ये सब चीज देखेंगे। इसके बाद में रिकर्सिव के बारे में देखेंगे, RE के बारे में देखेंगे, और ट्यूरिंग मशीन के बारे में देखेंगे। ठीक है, क्योंकि रिकर्सिव और RE का जो मशीन है वो ट्यूरिंग मशीन ही है, इसमें कुछ ज्यादा रेस्ट्रिक्शन है, इसमें कुछ ज्यादा फ्री है। ठीक है, CSL के लिए भी है, CSL के लिए भी मशीन ट्यूरिंग मशीन भी है, कुछ रेस्ट्रिक्शन ज्यादा है। ठीक है, रिस्ट्रिक्शन मशीन में ज्यादा है तो CSL के लिए काम कर रहा है, कुछ और फ्रीडम दिए तो REC के लिए किया, कुछ और फ्रीडम आया तो RE के लिए भी काम कर रहा है। ठीक है, ये चीज देखेंगे। तो ट्यूरिंग मशीन का थ्योरी क्या है, ट्यूरिंग मशीन कैसा होता है, क्यों ट्यूरिंग मशीन कहते हैं, क्या क्या काम में करता है, किस टाइप से काम करता है, ट्यूरिंग मशीन ज्यादा काम क्यों कर सकता है, मतलब क्या, जो रेगुलर लैंग्वेज का मशीन है क्या है, फाइनाइट ऑटोमेटा, यही है ना। यहाँ क्या आता है, यहाँ क्या आ रहा है, ट्यूरिंग मशीन आ रहा है। ठीक है, CFL में क्या आ रहा है, PDA आ रहा है, यही है ना। रेगुलर में क्या है, फाइनाइट ऑटोमेटा, यही है ना। DFA NFA जो भी है, तो फाइनाइट ऑटोमेटा से ज्यादा काम PDA क्यों कर रहा है, इससे ज्यादा काम ट्यूरिंग मशीन क्यों कर रहा है, ये यहाँ पर आएगा, ये यहाँ पर हम लोग सीख लेंगे। ठीक है, तो ट्यूरिंग मशीन का थ्योरी देखेंगे, फिर मशीन टू लैंग्वेज और लैंग्वेज टू मशीन यहाँ भी देखेंगे। ट्यूरिंग मशीन एंड ट्रांसड्यूसर है, मतलब ट्यूरिंग मशीन में किस तरीके से इनपुट देकर आउटपुट आ सकता है, वो चीज को हम देखेंगे। उसके बाद चर्च ट्यूरिंग थीसिस है, इसके बारे में क्या चर्च का थीसिस है ट्यूरिंग मशीन के बारे में, ये चीज भी हम लोग देखेंगे। इसके बाद में वेरिएशंस ऑफ ट्यूरिंग मशीन, क्या क्या वेरिएशन पॉसिबल है, क्या क्या टाइप ऑफ ट्यूरिंग मशीन है, वो चीज यहाँ देखेंगे। इसके बाद RE एंड REC लैंग्वेज, इस लैंग्वेज को RE REC लैंग्वेज को कंप्लीटली यहाँ देखेंगे, क्या क्या है भाई, डेफिनेशन क्या है इसका, क्या प्रॉपर्टीज है इसका, काउंटेबिलिटी क्या है, काउंटेबिलिटी क्या होता है, डिसाइडेबिलिटी क्या होता है, एक राइस थ्योरम है, इसको हम लोग देखेंगे। कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है, P प्रॉब्लम किसको बोलते हैं, NP प्रॉब्लम क्या होता है, NPC प्रॉब्लम क्या होता है, वेरिएशन है प्रॉब्लम का, किसको P बोलेंगे, NP बोलेंगे, NPC बोलेंगे, ये सब चीज यहाँ देखेंगे। और एट लास्ट में प्रोफेसर साई सिम्पसन का ये हम लोग देखें किस तरीके से इनका TOC में थिंकिंग अप्रोच रहा है, TOC को किस तरीके से डिफाइन करते हैं, कि TOC लैंग्वेज क्या है। ठीक है, ये टोटल चीज हम लोग यहाँ करने वाले हैं। हर एक टॉपिक जो बेसिक डिटेल्स होगा, जो भी डिटेल्स चाहिए, सबके सब टॉपिक में सही तरीके से बताया जाएगा, एक भी माइनर कंसेप्ट को मिस नहीं किया जाएगा, हर चीज बताया जाएगा। इसलिए एक बात याद रखो, वीडियो देख रहे हो या स्टार्टिंग से एंड देख लो, उसके बाद कहीं का भी क्वेश्चन बना लो। जो टॉपिक पैरेलल में चलेगा, मान लो रेगुलर लैंग्वेज का बात कर रहे हैं तो ये टॉपिक चल रहा है, इसके बारे में कुछ क्या क्या टाइप का क्वेश्चन है हम बताते जाएंगे वहां पर, इसके बारे में क्या क्या टाइप का क्वेश्चन है वो भी बताते जाएंगे। जब कंप्लीट हो जाए तो क्या किए, रेगुलर लैंग्वेज का जो भी क्वेश्चन है हम बना लिए, प्रैक्टिस कर लिए। इसके बाद में क्या है, पैरेलल में टेस्ट सीरीज दे दिए। टेस्ट सीरीज में भी क्या रहता है कि बहुत सारा क्या रहेगा, सब्जेक्ट टेस्ट रहेगा। ठीक है, इसमें रहता है क्या क्या भाई, कि सब्जेक्ट टेस्ट में क्या है, एक सब्जेक्ट के लिए रहता है, तो TOC सब्जेक्ट बड़ा पहले दे लेंगे। सारा सब्जेक्ट में यही काम करना है, कोई भी सब्जेक्ट पर हो, सब्जेक्ट का थ्योरी पढ़ लिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस हो गया, टेस्ट सब्जेक्ट टेस्ट अटेम्प्ट कर लिए, सारा सब्जेक्ट में काम करना है।
एट लास्ट जब सारा सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया है तब फुल टेस्ट में आ गए, फुल टेस्ट अच्छे से दे लिए। और जो भी पढ़ो, जो भी पढ़ना है, करना क्या है इसमें कि जो कुछ पढ़ रहे हैं एक पार्टिकुलर इंटरवल पर पहले क्या किए, लर्निंग, उसके बाद में रिवीजन। रिवीजन मत छोड़ना। ऐसा नहीं कि अच्छा ठीक है आज तो पढ़ लिए हैं और रिवाइज ही नहीं किए तो एग्जाम आते आते क्या हुआ, भूल गए। ऐसा नहीं करना है, ठीक है। जो भी पढ़े हैं उसको एक प्रॉपर इंटरवल में रिवीजन करना है। अब वो इंटरवल डिपेंड करता है कि 15 डेज में करना जरूरी है तुम्हारे लिए या 1 महीने में करना जरूरी है। अगर बहुत ज्यादा रिकॉलिंग पावर है 2 महीने में करो, 2 महीने में एक बार गो थ्रू कर लो नोट से। अगर बहुत ज्यादा है तो ये अपने आप पर डिपेंड करता है, ठीक है। ये कोशिश करना कि एटमोस्ट 1 मंथ में 1 टाइम रिवीजन कर लेना नोट्स का, 1 मंथ में कर लेना। क्योंकि होता क्या है जब अच्छे से पढ़ा हुआ है लगता है कि सब कुछ याद है, छोटा छोटा पॉइंट बीच से मिस होते जाता है, छोटा छोटा पॉइंट रहेगा जो मिस होते जाएगा। एट लास्ट में क्या होगा, बहुत सारा पॉइंट जब बीच बीच का मिस हो जाएगा, क्वेश्चन बनाओगे वहां सिली मिस्टेक्स होना शुरू होगा। फिर क्या लगेगा कि अरे यार एक्यूरेसी नहीं बढ़ रहा है। एक्यूरेसी नहीं सही होने का एक ये भी रीजन है, स्पीड और एक्यूरेसी सही नहीं होने का एक ये भी रीजन है कि लोग रिवीजन नहीं करते हैं। रिवीजन का स्ट्रेटजी नहीं है। एक बार पढ़ लिए काम खत्म, फिर सीधा एग्जाम में देखेंगे। तो यूनिवर्सिटी एग्जाम तो है नहीं, एग्जाम में कुछ भी कहानी बनाकर चले आओ। एक गेट है, नेशनल लेवल एग्जाम है। तो यहां पर क्या है कि रिवीजन का प्रॉपर स्ट्रेटजी होना चाहिए। कुछ नहीं करो तो एटलीस्ट मंथ में 1 टाइम, एटलीस्ट वंस ए मंथ रिवाइज करो ही करो, एटलीस्ट वंस ए मंथ, ठीक है। टोटल थ्योरी एकदम स्टार्टिंग से लेकर एंड तक का जो नोट्स है टोटल एक बार देख लिए, ठीक है। और नोट्स का अलग से जो भी यहाँ पर बताया हुआ है सबका स्क्रीनशॉट लेकर, सबका जितना भी चीज हम टॉपिक बताएंगे सबका स्क्रीनशॉट लेकर अपलोड किया गया है हम लोग के ऐप में। मोबाइल ऐप जो है क्या है, कुमनव कुमनव गेट CSE नाम से प्ले स्टोर में जाओगे, जब तो कुमनव गेट CSE नाम से हम लोग का ऐप है, एप्लीकेशन है, मोबाइल ऐप है। यहां से क्या है जो नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। नोट्स क्या है, स्क्रीनशॉट लिया हुआ है। जो भी चीज हम यहाँ पढ़ाने वाले हैं सबका स्क्रीनशॉट लिया हुआ है, उसका प्रिंट आउट ले लेना। कैसे प्रिंट आउट लेना भाई, तो मान लो एक पेज है, ठीक है। एक पेज क्या है, ये नोट्स का पेज है, N1 ये नोट्स का पेज है और A4 साइज का पेपर है। तो जहां से प्रिंट लोगे बता देना वहां पर क्या प्रिंट लेने वाले को कि N1 है जो हाफ में ही आ जाना चाहिए, मेरा अपर हाफ में आ जाना चाहिए, ताकि लोअर हाफ क्या रहे, फ्री रहे, ब्लैंक रहे। लोअर हाफ क्या रहे, ब्लैंक रहे। और जब पढ़ोगे, जब इसको स्टार्ट करोगे, तब क्या करना कि इस नोट्स को पैरेलल में खोलकर रखे हुए, जो टॉपिक चल रहा है वो टॉपिक खोलकर रखे हैं। तो बेसिक चीज तो यहाँ बोर्ड पर जो लिख रहे हैं उसका स्क्रीनशॉट है ही, ठीक है। कुछ एक्स्ट्रा चीज जो बोल रहे हैं, जो चीज बोल रहे हैं, क्योंकि हर चीज जो बोलेंगे सब चीज लिखना जरूरी नहीं है। जब लिख ही देंगे तो पढ़ाएंगे क्या हम, ठीक है। तो बहुत सारा ऐसा नया कंसेप्ट बताते रहेंगे, जो भी रिक्वायर्ड होगा यहाँ पर सब कुछ हम बताएंगे। उसमें ऐसा जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट लगे कि शायद माइंड से स्किप हो सकता है इन फ्यूचर, ये क्या किए यहाँ पर नोट डाउन कर लिए हाफ में। तो ये कि यहाँ का जो स्क्रीनशॉट है, जो नोट्स है, वो भी यहाँ हाफ में आ गया है और हाफ में अपना हैंड रिटेन भी आ गया, दोनों चीज आ गया। अब क्या है, रिवीजन करने में आसान होगा, ठीक है। तो इस तरीके से ही नोट्स का प्रिंट आउट लेना और यूज करना है। करना क्या है, जब पढ़ रहे हैं भाई, जो टॉपिक पढ़ रहे हैं, इन नोट्स को ओपन करके रखे हुए हैं। चेंज टॉपिक हुआ, नोट्स आगे पेज पलटते गए, ठीक है। तो इस तरीके से पढ़ाई करना है। इसका रेगुलर रिवीजन होना चाहिए, एटलीस्ट पर मंथ एक बार रिवीजन तो होना ही चाहिए इसका, ठीक है। तो जो भी चीज है, अब हम लोग क्या है, एक देख लिए क्या, ओवरव्यू देख लिए क्या, जो TOC में क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है।
क्या क्या करने वाले हैं टीओसी में, जो नेक्स्ट 70 आवर्स हम लोग क्या करने वाले हैं इसके बारे में देख लिया। और 70 आवर्स जो कुछ भी करेंगे उससे क्या बेनिफिट होने वाला है, अप टू 10 मार्क्स स्कोर किया जा सकता है गेट में। 10 मार्क्स बहुत ज्यादा होता है गेट के लिए। 10 मार्क्स अगर ऐड कर दिया जाए तुम्हारे मार्क्स में बहुत ज्यादा होता है। 10 मार्क्स कम आने में क्या डिफरेंस आएगा, 10 मार्क्स ज्यादा आने में क्या डिफरेंस आएगा, वो जिसका स्कोर कार्ड आता है वही फील कर सकता है। ठीक है, तो अभी जानो क्या जो कंप्लीट टीओसी है लेक्चर है, अच्छे से पढ़ो, हर चीज को हम डिटेल में बताएंगे। कभी कभी कोई चीज हो सकता है बाई चांस नहीं समझ में आ रहा हो, थोड़ा सा रिप्ले करके देख लो, फिर भी नहीं समझ में आया है तो हाफ नोट्स है ना, नोट्स में हाफ है ना, यहाँ पर वो क्वेश्चन को लिख लो जो डाउट है, इस डाउट को लिख लो, क्योंकि इन फ्यूचर सेम चीज को कहीं ना कहीं हम समझा रहे होंगे। क्योंकि मान लो यहाँ पर कुछ ऐसा चीज हम बता रहे हैं, कुछ ऐसा चीज हम बता रहे हैं जो शायद ना समझ में है। मान लो यहाँ पर ऐसा हम बोल दिए कि एक रेगुलर एक्सप्रेशन लिख सकते हैं डीएफए का, ठीक है। अब दिमाग में अगर अच्छा डीएफए का रेगुलर एक्सप्रेशन मतलब रेगुलर एक्सप्रेशन क्या है, अब वही सोच रहे हो, सोचना नहीं है, नोट्स में हाफ नीचे लिख लेना है कि रेगुलर एक्सप्रेशन क्वेश्चन मार्क, ठीक है। जब रेगुलर एक्सप्रेशन टॉपिक आएगा तो यहां पर एक क्लियर हो जाएगा, यहां से जो आउटपुट आया यहां पर लिख लिए, ठीक है। अगर नहीं भी लिखे क्वेश्चन मार्क भी है तो जब रिवाइज कर रहे होगे तब क्या है, यहां पर आए रेगुलर एक्सप्रेशन तो अपने आप पे रिकॉल हो जाएगा कि ये तो पढ़ा हुआ है। तो कभी कभी अगर डाउट आ रहा है कि अच्छा ये नया टर्म है नहीं समझाया गया, हम इसलिए नहीं समझाएंगे कि उसका कहीं ना कहीं प्रॉपर प्लेस से समझाने का, कहां पर सही तरीके से हम बता सकते हैं, कहां पर समझ में आ सकता है, वो दोनों चीज देखकर हम समझाए हैं जितना भी थ्योरी है, ठीक है। तो कोशिश यही करना है, कंप्लीट वीडियो लेक्चर इसका देख लो और अच्छे से प्रिपरेशन करो, क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस पैरेलल में करते चलना, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग आते हैं क्या, नेक्स्ट क्लास से हम लोग स्टार्ट करते हैं, बेसिक से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अच्छे से पढ़ो, बस प्रिपरेशन करो अच्छे से, अच्छा मार्क्स लाओ।